Hello everyone, today we are going to start the chapter 11 of class 8 that is force and pressure. This is part 2 video. इससे पहली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द फोर्स के क्या क्या एप्लीकेशन हैं, विच आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ऑन आवर बॉडी ऑन अदर सर्फेसेस. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द another most important thing that is pressure. Suppose this is a picture. In this picture you can see also सपोज यू आर इन मूविंग इन अ रशी एरिया. आप बहुत ही रशी एरिया में मूव कर रहे हैं एंड समवन इज स्टैप योर फीट. अब सपोज कीजिए ये वैली है, इस वैली को ये हील स्टैप कर दे तो क्या होगा? यू विल फील पेन. सॉरी, why you are feeling pain? Because this heel is exerting pressure on that area. That's why you will feel pain. तो ये हील क्या एक्सर्ट कर रही है? ये हील एक्सर्ट कर रही है कुछ प्रेशर. That's why you are feeling pain. Okay, in the another one picture you can see here, this is a wooden surface and this hammer is stabbing the nail, hammering the nail. जो आयरन नेल है, इस आयरन नेल के ऊपर ये जो हैमर है ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है एंड ड्यू टू दिस प्रेशर, इसी प्रेशर की वजह से जो ये आयरन की नेल है इट विल बी गोज डाउन इनटू द वुडन सरफेस. ये किसी भी वुडन सरफेस के अंदर चली जाएगी. क्यों चली जाएगी? बिकॉज दिस हैमर इज अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन इट. ये जो आयरन ग्रेल के टिप है, इस टिप के ऊपर जब हम इस हैमर से बीट करते हैं देन वी आर अप्लाइंग सम प्रेशर ऑन इट. दैट्स वाई दिस आयरन नेल moves into the wooden surface, any kind of wooden surface. Another example is if we are using a knife. Suppose we are using a blunt knife. ये एक knife है, ठीक है, and we are using this blunt knife for the peeling of vegetables को peeling करने का काम आता है हमारा जो knife होता है. तो क्या किसी भी आपके ब्लंट जो नाइफ है उससे आप इजीली अपनी वेजिटेबल्स को पील कर सकते हैं? नो यू कांट, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन इट. आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. बट विद द हेल्प ऑफ अ शार्प नाइफ यू कैन डू इट ईजीली बिकॉज यू हैव टू अप्लाई लेस प्रेशर. ड्यू टू दिस यू कैन कट या पील वेजिटेबल्स ईजीली. तो जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज अभी हमने पढ़ा है, वेदर इट इज़ अ हील, वेदर इट इज़ अ हैमर, वेदर इट इज़ अ नाइफ, these all exerting a kind of pressure. Okay, तो this is the part 2 video. इससे पहले part 1 video बन चुकी है. अगर आपने नहीं देखी है तो you have to watch that video to learn all the concepts of the chapter. So let's start with pressure now. ठीक है, तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया. जैसे कि ये आपके पास गिवन एरिया है, ठीक है, दिस इज अ गिवन एरिया. आप इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज अ प्रेशर. सो यू कैन से दैट प्रेशर इज फोर्स एक्सर्टेड. कितना फोर्स लगा रहे हो एक यूनिट एरिया पे, दैट इज अ प्रेशर. अब जैसे कि ये फिगर्स है, आप देखिए कि ये बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल के अंदर एक गर्म पानी डाल दिया है. दिस बॉटल इज फिल्ड विद हॉट वाटर, राइट. तो हॉट वाटर डालने से क्या हुआ, आपने देखा कि ये बिल्कुल आप कह सकते हो क्रश हो गई है. द बॉटल गेट क्रश्ड. सो दिस इज अगेन ड्यू टू अ प्रेशर. और ये प्रेशर किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर में भी तो गैसेज है, आप जानते हो. एटमॉस्फेयर में भी क्या है? एटमॉस्फेयर में भी गैसेस है और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती है. अभी हम आगे पढ़ेंगे. तो इसी वजह से या ये प्रेशर ही है. चाहे देखिए प्रेशर गैस का भी, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है उसका भी हो सकता है, प्रेशर बाहर से भी अप्लाई हो सकता है. हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी स्टेट्स है जो प्रेशर एक्सर्ट करती है. ठीक है, तो ये अभी के लिए आप इतना जानेंगे. दिस क्रशिंग ऑफ बॉटल, हॉट वाटर डालने से जो ये क्रश हो गई, दैट इज अगेन ड्यू टू अ प्रेशर. बट यहाँ पे ये जो प्रेशर है दैट इज नॉट जनरेटेड विद इन द बॉटल, दैट इज ड्यू टू एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर तो आप जानते हो ना, अपने आसपास जो आपका एयर का इनवेल्प है जो सराउंड कर रहा है, जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी गैसेस है. सो ड्यू टू दैट दिस बॉटल एक्चुअली गेट्स क्रश्ड.
ऐसे ही इस फिगर में आप देखिए, अ पर्सन इज ट्राइंग टू हैमर अ नेल, अ पर्सन इज ट्राइंग टू हैमर अ नेल। तो हैमर अ नेल इन द सेंस, जैसे ये आपके पास एक आप कह सकते हो सरफेस है, दिस इज अ नेल, राइट। तो आप इसको हैमर कर रहे हो, आप इसको हैमर कर रहे हो, तो हैमर कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स, आप इसमें फोर्स लगा रहे हो, और ये नेल पे भी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और कुछ गिवन एरिया पे लग रहा है। सो अगेन दिस इज अ pressure. So I think you know that what is the pressure now? Force exerted, कितना force आप per unit area पे लगाते हो, that is something called as pressure. इन एक्टिविटीज से आप जान चुके हो कि प्रेशर किस तरीके से लगता है, थोड़ा आइडिया तो हो गया है ना आपको। So let us try to learn more now. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट वाज प्रेशर एक्चुअली, इट इज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। एक गिवन एरिया पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो दो ही बातों पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है ना, एक तो फोर्स और एक area. So these are the two factors on which pressure depends. One, it is directly proportional to force. देखिए ये तो क्लियर हो गया ना कि एक तो फोर्स है और एक एरिया है जिस पे प्रेशर डिपेंड करने वाला है। तो अब कैसे प्रेशर डिपेंड करता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। ठीक है, तो हमने देखा कि फोर्स पे कैसे प्रेशर डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जो साइन मैं बना रही हूं, दिस इज अ साइन फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इस साइन का क्या मतलब होता है? जब आप कोई क्वांटिटीज ऐसे आमने सामने लिखते हैं और ऐसा साइन लगाते हैं, दिस साइन इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है कि दीज टू क्वांटिटीज डायरेक्टली इफेक्ट ईच अदर, these two quantities directly affect each other। मतलब अगर आप इसको बढ़ाओगे तो जितने अमाउंट से आप इसको बढ़ा रहे हो, फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा। या आप क्या उल्टा कह सकते हो कि अगर आप फोर्स को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा, डायरेक्ट इफेक्ट होगा। ऐसे ही अगर आप फोर्स को कम कर रहे हो किसी फिक्स वैल्यू से, तो प्रेशर भी उसी फिक्स वैल्यू से कम होगा। सो वी कैन से दैट दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर। किसी को भी बढ़ाने से दूसरा भी उसी सेम तरह का इफेक्ट आता है। आप बढ़ाते हो तो वो भी बढ़ता है सेम अमाउंट से, आप घटाते हो तो वो भी सेम अमाउंट से घटता है। तो इस तरीके की चीज को और ऐसे लिखने को और इस साइन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं है, कहीं भी आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड देखेंगे, सो दिस मीन्स दिस साइन एंड दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली अफेक्ट ईच अदर। मतलब डायरेक्ट इफेक्ट है, चाहे इंक्रीज का हो चाहे डिक्रीज का हो, एंड विद सेम अमाउंट। ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। दूसरी बात, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आप एक क्वांटिटी यहां लिखते हो और एक क्वांटिटी रेसिप्रोकल करके लिखते हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स दिस साइन एंड दिस क्वांटिटी इज रिटन एज इन अ रेसिप्रोकल फॉर्म। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब दे हैव इनवर्स इफेक्ट। इनवर्स का मतलब opposite effect. Suppose you are increasing the area, then the pressure will decrease by the same amount. And if you are decreasing the area, then the pressure will get increased by the same amount. तो इसका मतलब अगर इसको increase करते हैं, this get decreased. अगर आप इसको decrease करते हो, then this get increased. And by the same amount. So this is something called as inversely proportional. तो प्रेशर दो बातों पे डिपेंड करता है, it is directly proportional to force and it is inversely proportional to area. दोनों क्वांटिटीज को अगर हम क्लब करें, अगर मैं इकट्ठा लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगी ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो दोनों के प्रेशर है, तो हम दोनों को क्लब कर सकते हैं ना। सो बाय क्लबिंग दीज टू इक्वेशन, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो क्लबिंग टू इक्वेशन व्हाट डू वी गेट? वी गेट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब कभी भी आप कोई क्वांटिटी ऐसे लिखते हो, ठीक है, और आप उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू नीड टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कन्वर्ट करने के लिए इक्वल टू में, क्योंकि इक्वल टू में तो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो जब भी आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करना चाहेंगे, यू नीड टू पुट सर्टेन कांस्टेंट। यू नीड टू पुट सर्टेन कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट्स हैं,
ये सिर्फ मैं इसी चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन जनरल। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी रिमूव करते हो तो कांस्टेंट हमेशा लगाते हो, ठीक है। कभी कांस्टेंट का कोई नाम होता है, कभी कांस्टेंट का नाम नहीं होता, उसको सिर्फ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, ठीक है। तो और कभी कांस्टेंट की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है और कभी कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ 1 होती है। सो एनीथिंग कैन बी देयर। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब जैसे प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जब हम क्लब करेंगे और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे, सो आई टोल्ड यू दैट वी नीड टू पुट कांस्टेंट। सो हियर द कांस्टेंट इज जस्ट अ k and which is called as constant of proportionality. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोई स्पेशल नेम नहीं है इसका। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स वैल्यू इज जस्ट 1। वैल्यू क्या है? जस्ट 1। तो बाकी का फॉर्मूला ऐसे ही रहने वाला है। तो इट इज P इज इक्वल टू के एफ अपॉन ए। क्योंकि K की वैल्यू 1 है, तो आप चाहे इसको लिखो या ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला बाय क्लबिंग द फैक्टर्स दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। K is missed because K value is constant value is 1, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। और ये फॉर्मूला कैसे आया? फैक्टर्स को ध्यान में रख के आया। तो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यू कैन पुट द कांस्टेंट K also, and if you don't put, then also it's okay because the value of K is 1 in this case. As you can see in the figure, this is just showing a pressure. How it is showing a pressure? See, the force is exerting on a given area, so that means what comes into play? Physical quantity, pressure comes into play. So these are the factors on which pressure depends, and this is the formula which I discussed with you. Now we talk about unit of pressure. प्रेशर के यूनिट क्या होता है? ठीक है, अब हर चीज का एक SI यूनिट होता है। SI यूनिट क्या होता है? What is the full form of SI? It is system इंटरनेशनल। इट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने किसी को भी यूनिट देने के लिए, जैसे अब देखिए कोई क्वांटिटीज है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे प्रेशर की बात हो रही है, तो ऐसे और भी तो बहुत सारी फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ते हो आप, जो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हो। तो उनके यूनिट्स क्या होंगे, कौन से यूनिट के अंदर वो मेजर होंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो, यू आस्क फॉर बनानास, सो व्हाट डू यू से टू अ ग्रोसर? यू से to a fruit grocer that we need this much dozen of bananas. तो that means कि जो bananas हैं उनको आप measure किस में करते हो? आप dozen में करते हो। उसका unit क्या है? dozen. And if you go to a market and ask for a potato, then what you'll say? You'll say we need 1 kg of potato or 2 kg or 10 kg. तो इसका मतलब उसका unit क्या है? That is kg, kilogram. तो ये सारे के सारे units system international ने decide किए हुए हैं ताकि ये units सेम यूनिट्स वर्ल्ड वाइड यूज हो। ऐसा नहीं कि भाई हम किसी और क्वांटिटी में किसी मास को मेजर कर रहे हैं और अमेरिका की बात कर रहे हैं तो वो कोई और यूनिट measure कर रहे हैं। Science is one only, whether we are talking for Indians or whether we are talking for the foreigners. So we need to have an organization and there is that organization, ठीक है। तो जो कि ये units decide करती है, तो ऐसे ही उन्होंने pressure का unit decide किया as Pascal. What is the SI unit of pressure? That is Pascal, which is written as this capital P and small a. ठीक है, तो अब आप फॉर्मूला तो कर चुके हो ना कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अभी हम बात करते हैं, हम इस फॉर्मूला को यूनिट के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या हुआ? पास्कल। तो मैं इसको यूनिट ही ले रही हूँ, 1 से रिलेट कर रही हूँ। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? पास्कल। सो कैन आई राइट 1 पास्कल? यस वी कैन राइट, राइट। तो 1 पास्कल किसके इक्वल है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जिसको आप N से भी लिख सकते हो, और एरिया मेजर करते हो आप मीटर स्क्वायर में, सो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स अगर आप फॉर्मूला को यूनिट के टर्म में लिखना चाहोगे तो इट बिकम्स 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दिस कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो, दैट 1 पास्कल, दिस इज स्मॉल a, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप 1 भी लिख सकते हो और यू कैन सिंपली राइट 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी आप किसी के आगे कोई नंबर नहीं लिखते हो दैट मीन्स 1 ओनली।
So 1 Pascal is equal to Newton per meter square. This question you can get in paper actually. You may get a question like this, that which physical quantity signifies Newton per meter square? Then because you have been asked for physical quantity, so you write that physical quantity is pressure. Right. Or you may ask like this, that what does Newton per meter square is called? So Newton per meter square is 1 Pascal, that is the SI unit of pressure. So, समझ आ गया ना आपको? तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को सिंपल सी लैंग्वेज में हमने यूनिट के टर्म्स में लिख दिया है सिर्फ. तो प्रेशर का यूनिट पास्कल है, फोर्स का न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है. तो फॉर्मूला में जहां फोर्स था वहां 1 न्यूटन लिख दिया, जहां एरिया था वह 1 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर 1 पास्कल. तो ये आ गया आपका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, 1 पास्कल को डिफाइन करना चाहे, तो यही फॉर्मूला था ना आपका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल, कि प्रेशर को हम 1 पास्कल तब कहेंगे जब when 1 Newton force is applied, because force is always applied है ना, when 1 Newton force is applied कितने एरिया पे? on 1 meter square area. So we can define 1 Pascal as this. Pressure is said to be 1 Pascal when force of 1 Newton is applied on the area of 1 meter square. So this is how you are going to define the 1 Pascal, that is the SI unit of pressure. इस फिगर के अंदर आप देखिए, this is again showing that force is exerting on a given area. So that means what relationship you can derive? We'll get to know about the amount of pressure which is actually exerted on this area. Likewise, आप इस फिगर के अंदर देखिए, we are just trying to hammer a nail. So obviously we are applying the force on a given area. So that means again a pressure comes into notice. Right. So I think you are familiar with the formula now. You are familiar with the SI unit also, and you know that how to write the formula in terms of the units and how to define 1 Pascal. Now it's time. Let us discuss about few facts of daily life which are based on pressure. कुछ facts हम discuss करते हैं जो कि pressure के ऊपर based है और daily routine में हम use करते हैं. Right. First is that school bags have wide strap. You can see this girl, right? आपने और भी बच्चे अपने आसपास देखे होंगे. तो उनका जो स्कूल बैग होता है, उनका ये जो स्ट्रैप होता है, this strap is wide. चौड़ा होता है ये स्ट्रैप. ठीक है, आप जानते हो कि ये चौड़ा क्यों होता है ये स्ट्रैप? ये आप कह सकते हो, देखिए बैग तो हमारे पास नैरो स्ट्रैप वाले भी आते हैं और बैग हमारे पास ऐसे वाइड स्ट्रैप वाले भी आते हैं. तो हमेशा वाइड स्ट्रैप वाले बैग्स उठाना इजी रहता है. क्यों इजी रहता है, इसी को हम जानना चाहेंगे. देखिए, आप अभी तक कर चुके हो कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ये पढ़ा है ना हमने अभी कि प्रेशर और एरिया आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो एरिया उसी सेम अमाउंट से डिक्रीज होता है, या उल्टा भी कह सकते हो, एरिया डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है सेम अमाउंट से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा इफेक्ट होता है. अब ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वाइड स्ट्रैप वाले बैग्स हैं उनका एरिया क्या है? ज्यादा है, क्योंकि स्ट्रैप्स वाइड है तो एरिया इज मोर. एंड वी नो दैट व्हेन एरिया इज मोर, प्रेशर एक्सर्टेड विल बी ऑब्वियसली लेस. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा. अब आप बताइए कि आप जब स्कूल बैग को, या बच्चों की बात करें या आप बात करो, कोई भी बैग जो आप शोल्डर पे कैरी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो आपके शोल्डर्स पे कम प्रेशर एक्सर्ट करे या ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करे? ऑब्वियसली वी वांट दैट इट शुड एक्सर्ट लेस प्रेशर सो दैट यू कैन कैरी इट इजीली, है ना. तो कब कैरी कर पाओगे? जब उसके वाइड स्ट्रैप्स होंगे. Right. So I think you got it, because we know that pressure is inversely proportional to area. ठीक है. More is the area, जितना ज्यादा एरिया होगा less is the pressure exerted.
तो लेस प्रेशर होगा तो ऑब्वियसली इट इज इजी टू कैरी अ स्कूल बैग विद वाइड स्ट्रैप, जबकि नैरो स्ट्रैप वाले बैग को उठाने में आपको मुश्किल होगी। सो गॉट इट कि क्यों आपके जो बैग्स है वो कैसे स्ट्रैप वाले होने चाहिए तो आप इजिली कैरी कर पाओगे। तो अब से जब भी आप मार्केट जाओगे और आप स्कूल बैग खरीदना चाहोगे अपने लिए, किसी के लिए, क्या किसी को प्रेजेंट देने के लिए, ट्राई टू टेक अ स्कूल बैग्स विद वाइड स्ट्रैप बिकॉज like you can carry those wide strap bags very easily because they exert less pressure because they have more area, so obviously less pressure is exerted. Now we know that dams have wide base. जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, जो डैम्स है उनका बेस क्या रहता है, वो हमेशा वाइड रहता है, वो काफी फैले हुए होते हैं नीचे की साइड से। Again, we know that pressure is inversely proportional to area. The same thing is going to operate here. Wide base मतलब more area. More area मतलब प्रेशर क्या लगेगा, लेस। सो ऑब्वियसली अगर प्रेशर डैम्स लेस एक्सर्ट करेंगे तो उनके टूटने का भी डर नहीं रहेगा, ग्राउंड उतने आप कह सकते हो हैवी डैम्स को बियर कर पाएगा। तो दैट इज द रीजन द डैम शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद वाइड बेस। दैट मीन्स वाइड बेस डैम्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड। क्यों? द सेम थिंग, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। That means more is the area, less is the pressure. Therefore, high pressure exerted by dams can be easily beared by the ground. So that is the reason dams are always constructed with wide base. Again, we have another fact. It is easier to hammer a sharp nail. एक नुकीली कील को जो बहुत तीखी है नीचे से, उसको आप किसी के अंदर, जैसे आप यहाँ देख रहे हो फिगर में कि ये इस नेल को इस सरफेस में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये इसका जो ये आप कह सकते हो बेस है, ये पॉइंटेड होगा, ठीक है, तो ये अच्छे से अंदर चली जाती है। अगर ये मोटा होगा तो इसको हमें हैमर थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा और ये अंदर से पेट्रेट नहीं कर पाएगी, अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी उसके अंदर। अब शार्प नेल का मतलब क्या है, ये रिलेशन तो आप जानते ही हो। शार्प नेल मतलब तीखी नेल, है ना। तीखी का मतलब है लेस इज द एरिया। अब एरिया अगर लेस है सो ऑब्वियसली प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा और जल्दी वो सरफेस के अंदर जाएगी। दिस इज व्हाट यू वांट व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू हैमर अ नेल इनसाइड अ वॉल और एनीथिंग। तो व्हाट यू वांट कि आप उसको हैमर कम करें और वो जल्दी से उसके अंदर चली जाए। सो व्हेन इट विल गो इजियर इनसाइड द सरफेस, व्हेन द एरिया विल बी लेस, मतलब वो शार्प होगी ताकि एरिया कम हो, ताकि वो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर पाए और वो इजिली पेट्रेट कर पाए। सो अगेन, pressure is inversely proportional to area. So here we need a nail with less area, because less area, that means more pressure, therefore it becomes easy to hammer the nail, right? So obviously the sharp nails are always preferred over blunt nails. Again, a very interesting thing. It is difficult to walk on sandy floor with pencil heels. जैसे आप कभी राजस्थान चले जाओ तो आप जानते हो वहां बहुत रेत होती है ना। तो अगर आप या कहीं पे भी आप जाओ जहाँ पे सैंडी फ्लोर है, बहुत ही मिट्टी है जहाँ पे, तो आप पेंसिल हील्स अगर पहनकर जाओगे तो आप वहां पे चल नहीं पाओगे अच्छे से, आपके पाँव धंसते रहेंगे। अब देखिए ये फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो सैंड पे ये फ्लैट शूज का भी निशान बना हुआ है ना। तो इसका मतलब फ्लैट शूज भी थोड़े से सैंड को प्रेस करके अंदर की तरफ आप कह सकते हो एम्बेड हुए। एम्बेड का मतलब उसके अंदर थोड़े से एम्बेडेड हुए, मतलब उसके अंदर थोड़े से घुस गए, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम बात करते हैं। तो अब अगर हम पेंसिल हील्स की, देखिए कितनी सुंदर हील्स लग रही है ना, लेकिन अगर आप इन्हीं हील्स को पहनकर इस सैंडी फ्लोर पे चले जाओगे तो आप चल नहीं पाओगे। क्यों? अब आप ये देख रहे हैं ये जो हील है ये काफी ज्यादा शार्प है ना। तो अगेन द सेम थिंग, शार्प है तो मतलब एरिया क्या है, लेस। एरिया लेस है तो प्रेशर एक्सर्ट क्या करने वाली है, मोर। मोर प्रेशर वाली चीज तो इसके अंदर ही चली जाएगी ना। तो आप कैसे चल पाओगे? जैसे जैसे आप स्टेप्स लेते जाओगे आपकी हील ऐसे अंदर अंदर जाती जाएगी, and it becomes very difficult to walk on this sandy floor, है ना। So pressure is inversely proportional to area, as I have told you. So therefore here the heels have less area. Less area means they are going to exert more pressure, and when they are going to exert more pressure, obviously it becomes difficult to walk on sand as the pencil heel will move inside the sand, as I
told you, flat shoes ही अंदर चले गए हैं. So if we talk about a sharp heel which is going to exert at high pressure, obviously वो तो बहुत ज्यादा अंदर चली जाएगी और आपको चलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी. Now it is difficult to peel vegetables with blunt knife. As you can see in the figure, here the person is using a sharp knife and you can see that how easily he is able to peel or cut the tomato. And with the dull knife, the person is not able to cut the tomato so with easiness, right? क्यों? क्योंकि जो sharp knife होगा उसका एरिया क्या होगा? लेस होगा. प्रेशर क्या एक्सर्ट करेगा? मोर. और पीलिंग में आपको प्रेशर ही तो चाहिए, राइट? सो अगेन यू आर गोइंग टू आंसर इन दिस वे that pressure is inversely proportional to area, right? So less is the pressure for the, you can say, the sharp knife, and more pressure it is going to exert. This is what we need actually. Pressure zyada hoga, then only it becomes easy to peel vegetables. So that is why a sharp knife is always preferred over blunt knife. So remember this, whenever you go to a market to purchase knife, never buy blunt knife because blunt knife cannot work properly. So whenever knife is always used to peel something or cut something. So there you need a pressure. So obviously a sharp knife can exert that pressure which is required. So always buy a sharp knife. Now we'll do that. What are fluids? ठीक है, fluids क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी होती है बहने की, फ्लो करने की. सो फ्लूइड्स आर दोज दैट कैन फ्लो, दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. जो भी चीज फ्लो कर सकती है, बह सकती है, दैट आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. सो आपको पता है 3 स्टेट्स है कॉमन हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में तो पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं, है ना, तो फ्लो करने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता. लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी दूर है इसलिए फ्लो कर सकते हैं, और गैसेस में तो बहुत ही दूर है, बहुत डिस्टेंस है, तो इसका मतलब फ्लो करने की प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड और गैसेस में है. तो इसीलिए लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स कहते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स आर दोज व्हिच कैन फ्लो एक्चुअली. एंड आउट ऑफ दीज 3 वी नो दैट सॉलिड कैन नॉट फ्लो बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज, इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत होती है. बट एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर ये अट्रैक्शन भी कम है और वो फैले हुए भी है, सो दे कैन फ्लो. सो we can say that liquid and gases are called as fluids as they have a property that they can flow. As you can see in the figure, this is a water, right? And water is obviously a liquid state, so this may be called as fluid. Likewise, you can see this thing, what does this signify? This is air. And as I told you, air के अंदर भी particles दूर दूर होते हैं, they also have the property to flow, so air is also regarded as a fluid. So what we have seen is that fluids matlab which have the property to flow actually. That means I'm talking about liquid and gases. Liquid and gases also exert pressure and that is called as fluid pressure. So that means जो fluids हैं, जो flow कर सकते हैं, they also exert a certain kind of pressure. That means they can also exert force per unit area, or you can say they also exert pressure because pressure is something force per unit area. So what is fluid pressure in general terms? It is a pressure exerted by fluids. Fluids mean by liquid and gases. ठीक है, तो इसका मतलब प्रेशर कौन कौन और एक्सर्ट करते हैं, स्टेट्स की अगर बात करें तो लिक्विड और गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. So we have an example here. You know that this is water. Water is a liquid state and this is an air. So obviously it is again a fluid. तो water और air मतलब liquid और gases, they exert fluid pressure. They exert fluid pressure. Right. So the pressure exerted by fluids is something called as fluid pressure. Let us learn more about it. अब हमने देखा कि there are certain properties of fluid pressure. Fluids means liquid and gases. तो liquid and gases जो है वो ये तो पक्की बात है कि प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, पर उनके प्रेशर की क्या प्रॉपर्टीज है फ्लूइड प्रेशर की, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. हमने देखा प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ. जैसे आपके पास ये लिक्विड है, ठीक है, जैसे आप कह लो कि ये एक कंटेनर है बंद और इसके अंदर आपके पास गैस है, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि विद इंक्रीज इन डेप्थ
मतलब अगर एक पॉइंट आपके पास ए यहाँ है और एक पॉइंट आपके पास यहाँ ए डैश है, तो इन दोनों में से डेप्थ पे कौन सा है? ऑब्वियसली ए डैश है। तो कहते हैं कि ए और ए डैश के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा, और प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ डेप्थ ज्यादा, मतलब A dash पे pressure will be more as compared to A. This is the property for the fluid pressure, that it increases with increase in depth. Likewise, as I told you, this is a closed container with a gas. Suppose you have certain point here, let's say A, and you have certain point here as A dash. So where the pressure will be more? Obviously, the pressure will be more with at depth, that is at A dash point. अब क्यों है ऐसा, दिस और हाउ कैन वी प्रूव एक्चुअली, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर. तो अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज लिस्ट कर रहे हैं. सो जस्ट मेक योरसेल्फ क्लियर दैट प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ. सेकेंड इज दैट प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट. सपोज अगर आप ये लैंड की बात कर रहे हो, ये लैंड है, ये हिल्स है आपके पास, ये हिल्स है, तो आप यहाँ खड़े हो और एक आप ये टॉप पे बात कर रहे हो. पॉइंट्स ले लेते हैं, ये ए पॉइंट ले लेते हैं, ये ए डैश ले लेते हैं, ठीक है. तो एक आप यहाँ पे प्रेशर को फील कर रहे हो और एक आप यहाँ पे प्रेशर को फील कर रहे हो. और कौन सा प्रेशर फील कर रहे हो? ऑब्वियसली एयर का प्रेशर ही फील कर रहे हो ना, क्योंकि आसपास तो एटमॉस्फेयर ही है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर प्रेशर की ही हम बात कर रहे हैं. तो जैसे जैसे हाइट होती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, तो आपको पता है हाइट बढ़ती मतलब आप अभी यहाँ खड़े हो और अभी आप यहाँ हिल पे जा रहे हो, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? ऑब्वियसली लैंड पे ज्यादा होगा, प्लेन फ्लोर पे जाता होगा. और जो हिल्स की टॉप है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे हिल्स पे, वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहेगा. सो प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट. नेक्स्ट इज दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. कहते हैं कि जैसे आपके पास ये कंटेनर और इसमें लिक्विड है, तो अगर आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं एक पिस्टन लगाती हूँ. पिस्टन होता है कि जो एक आप कह सकते हो कि अपरेटस टाइप का होता है, जिसको आप ऐसे पुश करो तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करने से क्या होगा, जो भी कुछ इसके अंदर है उसको साथ कंप्रेस कर देगा, मतलब नीचे की तरफ उसका लेवल कर देगा. तो प्रेशर जैसे आप इस पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये दिस प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. चाहे प्रेशर की एप्लीकेशन ये है, पर प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, इट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. किसी भी पॉइंट पे आप करो, सपोज आपके पास जैसे इस तरीके से बात करते हैं, आपने इस पॉइंट पे प्रेशर लगाया, तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सारी डायरेक्शन के अंदर, राइट. सो दिस इज व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस. अब हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी की दैट वी हैव डिस्कस, प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट. अब जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्लोप है और ये हिल है, आप देख पा रहे हो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू क्लाइंब द हिल्स. तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है. So that means pressure decreases with height. आप इस फिगर में देख रहे हो कि they are carrying certain kind of slenders also. ये स्लेंडर्स इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि ऊपर जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे प्रेशर क्या होने वाला है, कम, तो इनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने वाली है. सो टू बियर दैट मतलब इस चीज को कवर करने के लिए दे आर जस्ट कैरिंग अ स्लेंडर, ऑक्सीजन स्लेंडर्स विद देम सो दैट दे कैन ब्रीथ प्रॉपर्ली. We'll see that what is in this slender and what अगर इनके पास slender नहीं होता तो what kind of feeling they have, we'll discuss later. तो अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे कि pressure decreases with height. This is clear from this figure as this climber is carrying a slender because जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे pressure is decreasing, respiration problem हो रही है, और इसको cover करने के लिए he is taking slenders, oxygen slenders along. Next is that pressure applied at any point is equally transmitted in all direction. देखिए एक आपके पास ये फ्लास्क है राउंड बॉटम, इस पे लिक्विड भरा हुआ है. ये आपके पास क्या है, पिस्टन. पिस्टन एक ऐसी चीज होती है जिसको आप प्रेस करो तो ये सेम चीज को कम कर देती है, मतलब नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है. जैसे ये पिस्टन है आपके पास, दिस कैन मूव डाउन ऑल्सो, और अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो चीज को फैला देगा ये.
तो अब आपके पास इसके अंदर वाटर है, देयर आर होल्स प्रेजेंट इन दिस फ्लास्क. सो आप जब पिस्टन मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ तो आप देख रहे हो कि ये सारी जगह से पानी बाहर आ रहा है एंड दिस प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन. सारी डायरेक्शन में सेम प्रेशर लग रहा है. ये नहीं कि जैसे यहाँ पे पिस्टन लग रहा है तो प्रेशर इज एक्सर्टिंग ओनली एट दिस एरिया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज बीइंग एक्सर्टेड और ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस. So this is what is a property, that pressure applied at any point is equally transmitted in all directions. Next we have is pressure increases with increase in depth. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे आप इसी फ्लास्क की बात करते हैं, इसमें सपोज एक पॉइंट है A और यहाँ पॉइंट है A डैश, तो कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? डेप्थ पे प्रेशर ज्यादा होगा. Now how gas pressure can be measured? अब देखिए, अब ये तो पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड क्या होते हैं. फ्लूइड्स आर दोज विच कैन एक्चुअली फ्लो. ये आप पढ़ चुके हो, है ना. तो फ्लूइड्स कौन से हैं? लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. तो फ्लूइड हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फ्लूइड एक्सर्ट फ्लूइड प्रेशर. तो ये जो फ्लूइड प्रेशर, अगर हम गैस की बात करें तो गैस का प्रेशर मेजर हम कैसे करते हैं? So the fluid pressure, that means the gas pressure, can be measured by an instrument called as manometer. Manometer. अब सबसे पहले देखते हैं मैनोमीटर बना किससे होता है. It consists of U-shaped glass tube. ये ग्लास की बनी हुई U-shaped ट्यूब है जो कि आप फिगर में देख पा रहे हो. इसके अंदर ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये जो लिक्विड दिख रहा है ये वाला आपको, this is what? This is a mercury. This is a mercury. इनिशियली जब आप इसको यूज करते हो, जैसे ये आपके पास ग्लास की ट्यूब है इस तरीके से, तो इनिशियली आप जब यूज करते हो तो मर्करी का लेवल दोनों आर्म्स के अंदर सेम होता है. इनिशियली द लेवल इज सेम इन बोथ द आर्म्स. नाउ टू मेजर गैस प्रेशर हम क्या करते हैं? वन साइड ऑफ द आर्म इज कनेक्टेड टू द गैस सप्लाई. आपने इसको गैस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया. अब सपोज ये गैस है, गैस ऑब्वियसली प्रेशर एक्सर्ट करेगी. प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा? ये मर्करी लेवल एक साइड पे नीचे चला जाएगा और एक ऑब्वियसली यहाँ से फोर्स होगा तो एक साइड पे बढ़ जाएगा. यही हो रहा है ना. देखिए, आपने गैस कलेक्ट करी, गैस आपने इसके साथ अटैच करी, गैस ने प्रेशर एक्सर्ट किया. प्रेशर एक्सर्ट करने से आप देख पा रहे हो कि एक साइड में आर्म का लेवल नीचे हो गया है और दूसरी साइड के अंदर इंक्रीज हो गया है. नाउ how the working of manometer occurs? Gas present, जो इसके अंदर गैस present है, that exert actually pressure. So therefore mercury level moves down on one limb and rises on the other limb. एक साइड में नीचे जा रही है और एक साइड में इंक्रीज हो रहा है वो. ठीक है, तो इंक्रीज होने से क्या हो रहा है? आप देख पा रहे हो कि एक साइड में नीचे जा रही है, एक साइड में इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों के लेवल में मर्करी का दोनों साइड में, दैट डिटरमाइंस द गैस प्रेशर. that shows that gas is exerting a pressure. और जितना ये हाइट का डिफरेंस है, that indicate a gas pressure. This is how the manometer works, and please don't forget the name. Manometer is an instrument used to measure the gas pressure. अब ये तो समझ आ गया ना आपको कि किस तरीके से आप गैस प्रेशर मेजर करते हो. Now we are going to start with the atmospheric pressure, and before we start I just want to make you familiar कि atmosphere क्या होता है. You should know that what is atmosphere. आपने देखा है आपके आसपास सब क्या होती है? There is air around us. We know that air is all around us, है ना. आपके आसपास आप किससे सराउंडेड हो? एयर से सराउंडेड हो, है ना. तो ये जो इनवेल्प ऑफ एयर है आपके आसपास, राइट, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर. So what is atmosphere? It is the envelope of air around us that is called as atmosphere. और हमने देखा कि जो atmosphere है, it extends up to many kilometers. बहुत किलोमीटर्स तक, मतलब अर्थ क्रस्ट से आप अगर बात करो तो काफी दूर तक ये एक्सटेंड होता रहता है. ये इतना बड़ा है कि दिस
this is actually divided into many layers. So let's check out the layers. आप फिगर के अंदर देखिए, see this is the earth, right? You can see that this is the earth. उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, right, that is called as troposphere. ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर is stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर से ऊपर थर्मोस्फेयर. बहुत हॉट होती है थर्मोस्फेयर. एंड दिस इज एन एक्सोस्फेयर. Right. So these are the different layers of atmosphere which actually confirms कि जो atmosphere है it extends up to many kilometers, है ना. जैसे कि पहले अर्थ के ऊपर आ गया आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स, जिसमें पहली ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. So these are all layers of atmosphere. और इन सब के अंदर क्या है? सबके अंदर क्या है? There is an air present in it. क्या है इनके अंदर? There is an air present in it. अब एयर क्योंकि प्रेजेंट है इन डिफरेंट लेयर्स में, जैसे हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट लेयर्स हैं और इन सब लेयर्स में क्या प्रेजेंट है? देयर इज एन एयर प्रेजेंट इन दीज लेयर्स. तो ऑब्वियसली आपको पता है एयर क्या है? एयर एक गैस है ना. और आपको पता है कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर. गैस हमेशा क्या एक्सर्ट करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है, राइट. सो द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. समझ रहे ना आप कि ये जो एयर है आपके आसपास सब एयर प्रेजेंट है ना. और वो जो एनवेल्प ऑफ एयर जो आपको सराउंड कर रहा है दैट इज एटमॉस्फेयर, जिसकी ये डिफरेंट लेयर्स हैं ये सारी, राइट. तो क्योंकि इसके अंदर एयर प्रेजेंट है और एयर आपको पता है कि एक गैस है और गैस हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती है. तो द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर, the pressure that is exerted by the atmospheric air, that is called as atmospheric pressure. उसी को आप क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके बहुत कुछ है जो आप अपने आसपास देख पाते हो, बहुत चीजें आप एक्सपीरियंस कर पाते हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे why rubber sucker sticks to the wall when it is pressed against the wall. अब जैसे कि अगर आपके पास ये ऐसे रबर सकर है, आपको पता है ना इस तरह की चीजें अगर आप प्रेस करो वॉल के टूवर्ड्स तो ये चिपक सकती हैं, ठीक है. तो अभी कैसे चिपकती है? आपको पता है कि दिस रबर सकर स्टिक्स टू द वॉल व्हेन इट इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके ही ये पॉसिबल हो पाता है कि ऐसे सकर्स वॉल पे चिपक पाते हैं. देखते हैं कि ये कैसे चिपकते हैं. सी व्हेन वी प्रेस द रबर सकर, जब आप इसको प्रेस करते हो तो रबर सकर और वॉल के बीच में, सपोज ये आपके पास वॉल है, ठीक है, तो वॉल और सकर के बीच में जितनी भी एयर होती है दैट एस्केप्स आउट. So most of the air between the surface and the rubber, when you press the sucker towards the against the wall, then it escapes out. उसके करके क्या होता है? फिर आप देखते हो कि शक्कर चिपक जाता है. क्यों? क्योंकि यहाँ से एयर निकल जाती है तो यहाँ बीच में कोई प्रेशर नहीं रहता और सारा का सारा प्रेशर किसकी वजह से रहता है? एटमॉस्फेरिक एयर करके प्रेशर रहता है. किसके करके रहता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर करके. एयर जो एटमॉस्फेयर में एयर है उस करके क्या एक्सर्ट होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस करके ये रबर सक्कर्स आराम से प्रेस करने पे वॉल से चिपक जाता है. सो आई थिंक यू गॉट इट. सो व्हेन वी प्रेस द रबर सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द सरफेस एंड द रबर escapes out and sucker sticks to the wall just because of the atmospheric pressure which is acting on it. तो आपने देखा ना कि इस तरह से रबर सकर वॉल पे चिपकता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन इट, राइट. अब अगर इसको आप हटाना चाहते हो तो आप जब इसको हटाना चाहते हो यू नीड टू अप्लाई फोर्स. आपको फोर्स लगाना पड़ता है इसको हटाने के लिए. देखते हैं. So to pull it back, one needs to apply a certain force. और वो फोर्स भी ऐसा नहीं कि आप कितना भी लगा दो. That should be enough. वो इतना होना चाहिए कि it can actually overcome the atmospheric pressure. अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां से लग रहा है जो इसको वॉल के साथ चिपका रहा है. So this is due to phenomena occurring due to atmospheric pressure that it is sticking to the wall. अब आप इसको यहां से पुल कर रहे हो. You need to apply force. So obviously your force should be greater than the
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ताकि ये पुल हो पाए और ये जब आप इसको पुल करोगे तो ये उतर जाएगा. ठीक है. So to pull it back, one needs to apply certain force, and that force should be more than the atmospheric pressure exerted on this rubber sucker, because then only you can pull this sucker, right? So this is how I think you got it, that how the atmospheric pressure actually चीजों को किस तरीके से, जैसे रबर सक्कर को यहाँ पे जब आपने प्रेस किया तो उसको वॉल के साथ चिपका रहा था. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तरह से एक्सपीरियंस करा जा सकता है.